Good morning, friends. Welcome to Vidyashram Online. Today we will discuss about the topic resistance and its combinations. Okay, we start with the Ohm's law that says that the current flowing in a conductor. Now, this is the circuit diagram of the Ohm's law. Just look at this. एक EMF सोर्स लिया है हमने जो कि वेरिएबल है। ये वेरिएबल का निशान भी उस पर लगा दिया है ना, प्लस माइनस के सोर्स हो गए, बैटरी या सेल जो भी है, लेकिन वेरिएबल होना चाहिए ताकि हम चेंज कर सकें बार बार। और इसे कनेक्ट किया है डायरेक्टली एक सर्किट को एक कंडक्टर से जो कि एक आर रेजिस्टेंस का है। ये टॉपिक अपन वैसे रेजिस्टेंस क्या होता है या प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हो, लेकिन फिर भी अपन यहाँ देख के चलते हैं। एक फैक्टर है, कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो होगी। करंट को मेजर करने के लिए हमने एक अमीटर जोड़ा है। ये सीरीज में जुड़ता है हमेशा, यानी इस तार को ब्रेक करना है कहीं से भी और उसके बीच में एक अमीटर अटैच कर देना है। देखिए प्लस इस साइड है तो यहाँ से करंट फ्लो होगी तो प्लस इस साइड और माइनस साइड आएगा। इसी तरह से इस रेजिस्टेंस के या इस कंडक्टर के एजेस पर हमें पोटेंशियल ड्रॉप भी डिस्कस करना है, तो उसके लिए एक वोल्टमीटर लगाएंगे। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, तो टच कैसे रहेगा, इस साइड से प्लस स्टार्ट हो रहा है तो इसी साइड प्लस आना चाहिए और इधर माइनस है तो इस साइड माइनस आना चाहिए। तो ये अटैचमेंट हो गया, तो ये एक पूरा सर्किट बन गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक V अप्लाई किया है, यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जिसकी वैल्यू अपन यहाँ से मेजर कर सकते हैं वोल्टमीटर से। और इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक करंट आ रहा है I, उसको हम यहाँ मेजर कर पा रहे हैं इस अमीटर की हेल्प से। अब मैंने एक अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप इस पर अप्लाई किए, अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई किए, और उसकी वजह से अपन क्या देखेंगे कि करंट की वैल्यू क्या रहेगी। बार बार V चेंज करेंगे और I को चेंज करेंगे तो हमें मिलता है ओम्स लॉ से क्या, ये मिलता है कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी V को हम वेराई कर रहे हैं और I की वैल्यू भी डिफर आ रही है, और इनके बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। अब अगर इस प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट दैट इज 1/R। ओके, और यहाँ जो R है इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय वर्चू ऑफ विच इट्स रजिस्ट और अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। देखिए यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है चार्ज को। चार्ज ऑलरेडी होता है सर्किट के अंदर क्योंकि सर्किट कंडक्टर्स वायर से मिलकर बना हुआ है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल है। ये उन्हें एनर्जी दे देता है, यानी धक्का लगा देता है, तो एनर्जी से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में से पास आउट होते हैं तो कंडक्टर के कंटेंट उस पर एक अपोज लगाते हैं, यानी कि यहाँ कुछ एक हर्डर्स होंगे जो इन इलेक्ट्रॉनों के स्मूथ फ्लो को अपोज करेंगे, यानी उस पर एक रुकावट लगाएंगे, रुकावट हर्डर्स। ठीक है, तो ये जो हर्डर्स होते हैं ये कौन हो सकते हैं, देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है वो हो सकते हैं, उनका रिपल्शन हो सकता है। ये एटम्स हो सकते हैं जो कि आयनिक फॉर्म में हो, वो भी हर्डल लगा सकते हैं क्योंकि वो क्या कहते हैं टकरा जाएंगे, उनसे एक रिपल्शन लगाएंगे, एक इंट्रैक्शन लगाएंगे, एक फोर्स लगाएंगे, वो हो सकते हैं। दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ऑलरेडी क्या होंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स पीछे से आने लगेंगे तो क्या होंगे, वो आपस में टकराएंगे। आपने देखा होगा रोड पे अपन चलते हैं तो अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, तो दैट इज़ स्लो होना, यानी कि कोई हर्डर आ रहा है, कोई फ्लो को रोक रहा है, वो ही प्रॉपर्टी क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर ऐसे जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कंबाइन करते हैं अपन, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को किसी भी तरह से बाउंड करेगी यानी कम करेगी, वही प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस है। तो दैट वी इंट्रोड्यूस हेयर, V इज इक्वल टू RI में R क्या है, वही रेजिस्टेंस है। तो उसको कैसे मेंशन करेंगे, R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये कई तरह के हो सकते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स के बेसिस पर हम यहाँ कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, तो खास तौर से हमें किसको डिस्कस करना है, कंडक्टर्स को ही करना है। ठीक है, तो कंडक्टर्स में क्या होगा, टेम्परेचर पर बेस्ड होता है, ये किस किस पर डिपेंड करता है, तो R डिपेंड्स ऑन। अब ये R हमने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में पढ़ा भी था, तो R जो होता है प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। देखिए अगर आपके पास एक कंडक्टर वायर है, मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया, देखिए ये एक वायर बन गया है और ये कंडक्टर है, इस साइड से हम कनेक्ट कर देते हैं इसको किसी सोर्स के साथ में, मैंने ये कर दिया कनेक्ट। ठीक है,
और आप ये देख सकते हैं प्लस माइनस लगा के, तो करंट क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। अब इसका मतलब ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस साइड में यानी प्लस चार्ज की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स खुद जो है नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मूव इधर हो रहा है तो हम बोलते हैं करंट इधर जा रही है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में करंट बोलते हैं। अब करंट इधर जा रही है तो करंट किन ये जो कंडक्टर है इसमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो उस करंट के इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या करेंगे, रजिस्ट करेंगे। वो किन पे डिपेंड करता है, पहली चीज़ तो लेंथ पे। तो ये अगर लेंथ हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली इनको ज़्यादा हर्डर्स जो है वो यहाँ पर फील होंगे, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ, ठीक है। अब एक होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ये है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम यहाँ ये डिस्कस करते हैं आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इन दोनों के लिए दोनों प्रॉपर्टीज आ गई, कंबाइन करो उसको तो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ठीक है। और अब यहाँ भी ऑब्वियसली एक टर्म आ जाती है जो कि इंट्रोड्यूस करती है कि एल अपॉन ए यानी एक प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलना है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ये कांस्टेंट होता है रॉ, ये थोड़ा सा पी की तरह बनता है, टिल्टेड होता है, थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकलेगा, ऐसे बनता है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, एल अपॉन ए, ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया जो भी हमें दिखा रहा है रिलेशन और डिपेंडेंस ऑन। यहाँ रॉ जो है वो रजिस्टिविटी है, ऑफ कंडक्टर, ठीक है। रजिस्टिविटी, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। देखिए लास्ट ईयर के वाइवा में ये क्वेश्चन बड़ा स्टूपिड सा था, क्योंकि एग्जामिनर ने सिर्फ जज करने के लिए ये पूछ लिया था वाइवा के अंदर कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो बहुत सारे बच्चे उनकी अलग अलग डेफिनेशन देने लग गए। ध्यान रखें ये एक ही बात होती है, रॉ को ही रजिस्टिविटी बोलते हैं, रॉ को ही बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये डिपेंड करती है कि कौन से नेचर का मटेरियल है। अलग अलग तरह के मटेरियल्स की रजिस्टिविटी अलग अलग होती है, लेकिन अगर कॉपर की ही कोई भी वायर आप बनाएं, छोटा पतला मोटा कैसा भी, तो कॉपर है, अगर वहाँ पे एक मटेरियल डिफाइंड हो गया है तो उसकी रजिस्टिविटी डिफाइंड होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन ओनली द नेचर ऑफ द मटीरियल एंड ऑलरेडी टेम्परेचर। तो दो ही चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो अगर अपन आर को देखें तो आर भी इन चीज़ों पर डिपेंड हो गया ऑलरेडी। कैसे हो गया कि आप देख रहे हैं एल पर तो है ही सही, ए पर है यानी कि लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर तो है, और इनडायरेक्टली आप ये देखें क्योंकि रॉ भी आ रहा है फॉर्मूले के अंदर, तो वो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आर की कंप्लीट डिपेंड्स ऑन जो है वो ऐसे बन जाती है। अब यहाँ से हम कुछ और भी टर्मोलॉजीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि यूनिट होती है सबसे पहले तो यूनिट में अपन देखें तो V जो V इक्वल टू आर आई जो फॉर्मूला था, वहाँ से हमें R इक्वल टू मिलता है V अपॉन आई। अगर हम यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं तो यूनिट में कैसे करेंगे, V अपॉन आई। तो V के लिए अपन लिखते हैं वोल्ट और I के लिए लिखते हैं अपन एम्पेयर, और वोल्ट अपॉन एम्पेयर को बोलते हैं अपन ओम। इसका एक सिंबल भी है जो कि ऐसा बनेगा, ठीक है। ये ओम का सिंबल हो गया, ये आर के लिए है। तो इस वाले फॉर्मूले से अपन रॉ के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर रॉ के लिए निकाल रहे हैं तो रॉ हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल। अब आर के लिए आपने ओम लिखा है अभी मीटर स्क्वायर, और अपॉन 1 मीटर भी है, तो ओम इंटू मीटर ये यूनिट हो गई इसकी रजिस्टिविटी की। इसी तरह से इनके रेसिप्रोकल अगर आप कर लें, तो R के लिए R का रेसिप्रोकल जो कि रेजिस्टेंस है, तो इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो कंडक्टेंस बन जाता है। कंडक्टेंस 1 अपॉन आर, और 1 अपॉन आर करेंगे तो आप समझ गए उसका यूनिट जो होगा वो कैसे डिफाइंड होगा, 1 अपॉन ओम, ठीक है। और 1 अपॉन ओम को हम महो भी कह देते हैं भाई, ये इसका रिवर्स है। इसका मतलब ओम इनवर्स ही होता है बेसिकली, और इसको बनाने के लिए अपन ऐसे भी बना सकते हैं कई बार, तो ये भी एक मेथड होता है, ध्यान रखेंगे आप। इसी तरह से रजिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से नोट कर देते हैं, और ये 1 अपॉन रॉ होता है। और यहाँ से आप इसको भी रिवर्स कर सकते हैं। इन्वर्स कैसे करेंगे अपन, ओम इंटू मीटर था तो 1 अपॉन ओम इंटू मीटर ऐसे लिख देंगे, और ये 1 अपॉन ओम तो महो बन सकता है, तो महो पर मीटर ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये सारी यूनिट्स बता दी। अब अपन डिस्कस करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। ओके, पहले देखते हैं अपन सीरीज कॉम्बिनेशन को। देखें इस तरह के कॉम्बिनेशन में R1 R2 R3 मैंने मेंशन किया, कई सारे हमारे पास रेजिस्टेंस हैं, अपन ने यहाँ 3 ले लिए हैं, और इनको इस तरीके से एक सर्किट में कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ में कि जो करंट ये तीनों मिलके बैटरी से विड्रॉल करते हैं I1,
या ये आई करंट, ये करंट सबसे पहले गया हमारे रेजिस्टेंस नंबर 1 में, और फिर यहाँ से निकल के गया रेजिस्टेंस नंबर 2 में, और फिर यहाँ से निकल के गया रेजिस्टेंस नंबर 3 में। यानी करंट सेम ही फ्लो हो रहा है। सेम का मतलब है करंट वो ही होना चाहिए क्योंकि वो ही निकल के दूसरे में जा रहा है ना। और नया करंट 3 अलग अलग हो लेकिन तीनों सेम, वो मेथड नहीं है। एक ही करंट तीनों में फ्लो होता है, ऐसा मेथड जो होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। इससे क्या इम्पैक्ट आता है, तो जब ये करंट यहाँ से निकल कर ए और बी दो दो हमारे जो टर्मिनल्स हैं उनके बीच में अपन ने ये तीनों रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है, तो इन तीनों पर जब रेजिस्टेंस यहाँ से रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होगा तो इसके एजेस पर एक पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। वो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V1, इसी तरह इसके एजेस पर होगा ये होगा V2, और इसके एजेस पे होगा ये होगा V3। अब इनके बीच में रिलेशन, किसके बीच में, जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो और करंट के बीच में रिलेशन ओम्स लॉ से निकलता है। तो हम यहाँ ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो V1 इक्वल टू IR1, आई सेम है। फिर हम यहाँ ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो V2 इक्वल टू IR2, आई सेम है। और फिर हम यहाँ ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो V3 इक्वल टू IR3, क्योंकि यहाँ भी क्या है, आई सेम है। ध्यान रखें V और I में रिलेशन जो होता है ये ओम्स लॉ से होता है, इसलिए मैंने 3 जगह ओम्स लॉ अप्लाई किया है। अब ये देख लें आप, अब V यानी कि पोटेंशियल का मतलब होता क्या है। पोटेंशियल हमने डेफिनेशन में इसको देखा था, इट मीन्स कि वर्क डन ऑफ ऑन यूनिट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में, यहाँ से यहाँ इसको क्रॉस करने में वर्क डन हुआ V1 यूनिट चार्ज को, यही मतलब हुआ पोटेंशियल ड्रॉप का। यहाँ से यहाँ ले जाने में V2 खर्च हुआ, और यहाँ से यहाँ ले जाने में V3 खर्च हुआ। मीन्स क्या हुआ कि आप जयपुर जा रहे हैं तो भाई आपने 3 अलग अलग स्टेट क्रॉस किए, पहले बूंदी क्रॉस किया, फिर टोंक क्रॉस किया, फिर आप जो है निवई क्रॉस किया। तो पहले आपने यहाँ से बूंदी तक का किराया V1 दे दिया, फिर बूंदी से टोंक तक का किराया V2 दे दिया, और टोंक से जो है वो जयपुर तक का किराया V3 से। टोटल किराया कितना लगा, दैट इज कॉल्ड V1 प्लस V2 प्लस V3, द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the unit charge from the point A to point B, that is called V1 plus V2 plus V3. Work is a scalar quantity, my dear, so well we can add it scalarly. Okay, so now we will come, what वैल्यू पुट कर दें, I कॉमन ले लेंगे तो IR1 IR2 IR3। ठीक है, इस तरह आ गया। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट काम में आता है जो आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ये होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि इन तीनों को हटाकर इनकी जगह उन दो टर्मिनल्स के बीच में एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दें जो इन तीनों के बराबर काम करे। मतलब क्या, उन तीनों ने मिलकर V जो पोटेंशियल सोर्स था उससे I करंट विड्रॉल किया था, तो ये अकेला भी V के, जब अपन इस पे अप्लाई करेंगे V वोल्टेज का जो सोर्स है, तो ये I करंट ही विड्रॉल करे। तो अगर ऐसा होता है तो ये उन तीनों का इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट अपन अप्लाई कर देते हैं, तो अप्लाई कर दे तो यहाँ ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू आप जो है यहाँ प्लेस कर दें। कैसे करेंगे, IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। तो चूंकि कोई फर्क नहीं पड़ा है तो I से I कैंसिल हो गया, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मिल जाता है हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब भी सीरीज में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो हम उन्हें डायरेक्टली ऐड करके उनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। उन 2 लगे हुए हों या 3 लगे हों तो 3 हटा के उनकी जगह 1 लगा सकते हैं, ये मतलब होता है इक्विवेलेंट निकालने का। तो ये वाली वैल्यू रख देंगे तो हमारा सर्किट थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, इजी हो जाएगा। नाउ वी कम ऑन द पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है कि जब रेजिस्टेंस इस तरीके से लगाए जाएं कि उनके एजेस एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड हों, ये एजेस हैं, ये एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड हों, तो ये होता है पैरेलल। और इस तरह की कॉम्बिनेशन में क्या खास बात होती है कि जो करंट विड्रॉल की है वो करंट ही डिवाइड होती है अलग अलग पार्ट्स में। तो जैसे मैंने यहाँ 3 रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन लिया है, तो आप देख रहे हैं कि जो करंट यहाँ से विड्रॉल हुई आई, ये आगे जाके 3 पार्ट में डिजॉल्व हो गई है, I1 I2 I3 है, रेस्पेक्टिव टू दी R1 R2 R3। अब R1 करंट, R1 रेजिस्टेंस में करंट गई, I1 R2 रेजिस्टेंस में करंट गई, I2 और R3 रेजिस्टेंस में करंट गई, I3। तो मैं क्या कर सकता हूँ, नेट करंट जो थी I वो इन तीनों के सम के बराबर होती है। एज ए चार्ज कंजर्वेशन अपन ने यहाँ अप्लाई कर दिया है। अब इन तीनों पे अलग अलग ओम्स लॉ अप्लाई करो, तो जो I1 होगा ये V अपॉन R1 होगा, I2 V अपॉन R2 होगा, I3 V अपॉन R3 होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से मिल गया, वो क्या मिल गया कि तीनों क्योंकि एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड हैं, इनके टर्मिनल्स R1 का भी AB ही है, R2 का भी AB ही है और R3 का भी AB ही है, तो इसका मतलब इन तीनों पर पोटेंशियल ड्रॉप सेम ही रहेगा क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट से कनेक्टेड हैं। तो V सेम है तो V को कॉमन ले लें। ठीक है, अब वही कॉन्सेप्ट, अगर इक्विवेलेंट इन तीनों को हटा के
इन तीनों को हटा के ए और बी के बीच में ऐसा क्या लगा दें कि वो इन तीनों के बराबर ही काम करे, यानी उस V अप्लाई करने पर I करंट विड्रॉल करे, तो I इक्वल टू V अपॉन R इक्वलेंट होगा। और ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर दें आप I और I की, तो क्या मिल जाएगा, I V अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 प्लस, और यहाँ V से V कैंसिल कर दें, तो वी गॉट द फॉर्मूला फॉर द parallel combination of the resistance, that is 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। ये 1 upon R बहुत ध्यान रखेंगे, जब भी आप पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हैं, तो मैंने इतने सालों में देखा है बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो 1 upon R 1 upon R2 1 upon R3 तो कर देते हैं, इसका एलसीएम लेके आंसर निकालते हैं, लेकिन उसका रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। ये इक्वल है 1 upon R के, तो 1 upon R के इक्वल है, तो मतलब जब अपन R निकालेंगे, ये R इक्वलेंट फाइंड करेंगे, तो उसका रेसिप्रोकल करना ना भूलें लास्ट स्टेप पे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने दो कॉम्बिनेशन देखे भाई। याद रखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट था, वो क्या था वो मैं आपको बताता हूँ, कि जब भी हम सीरीज़ में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन हम तब काम में लेते हैं जब कोई हाई पोटेंशियल हमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो, हमारे छोटी कैपेसिटी के जो है वो रेजिस्टेंस हो, तो उन पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये V, है ना, V1 यहाँ चला गया, इस V1 का V का V1 पार्ट, V का V2 पार्ट, V का V3 पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, जब करंट डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ये सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा मिलेगा। ये R1 R2 R3 में सबसे छोटा अगर R1 है, तो जो आंसर आएगा आपका R इक्विवेलेंट का, वो R1 से भी छोटा आएगा। जितने आपने पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाए हैं, उन सब में सबसे छोटा जो होगा उससे भी छोटा आएगा इक्विवेलेंट। तो जहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना हो, कम करना हो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कम करना हो, वहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं। और जहाँ इफेक्टिव रेजिस्टेंस को बढ़ाना हो, क्योंकि R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर है, तो यहाँ इक्विवेलेंट बढ़ गया है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं।